पार्टी, डांस, ड्रिंक। क्या बेटे का शादीशुदा घर टूटने से बचा पाई? सोम की माँ। अलसाई हुई वाणी के मोबाइल की घंटी बजी तो उसने उसे उठाया। उधर मम्मी जी थी। वाणी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक्स मम्मी जी। तुम्हारा प्यारा पिया कहाँ है? मम्मी जी, वे तो घर पर नहीं हैं। कहाँ गया? मैं तो सो रही थी, वे ना जाने कब उठकर चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। सोम कभी नहीं सुधरेगा, उसे याद भी नहीं रहा कि आज तुम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी है। उन्हें कोई ज़रूरी काम होगा इसलिए चले गए होंगे, वाणी ने कहा, लेकिन वह मन ही मन उदास हो उठी थी। सोम को एनिवर्सरी भी याद नहीं रही। तभी आहिस्ता से सोम कमरे में आया और फ़ोन हाथ में लेकर बोला, थैंक्स मॉम, हम लोग शाम तक तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। आज कुछ पार्टी शार्टी हो जाए। ओके मॉम, लेकिन आपकी लाडली बहू जब परमिशन देगी तब तो। समझ लो मिल गई। ओके मॉम, मैं एयरपोर्ट पर आऊँ? नहीं, तुम पार्टी की तैयारी करो। फिर सोम ने वाणी को अपने आगोश में ले लिया और एक प्यारा सा किस उसके गाल पर कर उसकी कलाइयों में डायमंड के कंगन पहना दिए और बोला, डियर हैप्पी एनिवर्सरी, आज तो ग्रैंड पार्टी होगी। डांस फ्लोर वाला हॉल बुक करेंगे। मॉम डैड को तो डांस के बिना मज़ा ही नहीं आएगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए, ड्रिंक के लिए नो परमिशन। आज से 5 साल पहले की बात है जब मंजरी की शादी में उसके सौंदर्य और शालीनता से प्रभावित होकर मम्मी जी और पापा जी ने उसे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया था। वह छोटे शहर के मध्य वर्गीय परिवार की बेटी थी। उसके बाबूजी कृष्णदास सोम के पिता महेंद्र जी के बचपन के दोस्त थे और एक स्कूल में अध्यापक थे। सोम के पिता महेंद्र जी फौज में भर्ती होकर बाहर चले गए थे और इस समय बहुत ऊंचे ओहदे पर थे। वे स्वाभाविक रूप से बहुत खुले विचारों के थे और जब से लंदन रहकर आए थे तब से अपने को आधा अंग्रेज समझने लगे थे। इसलिए सोम और वाणी दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग अलग थी। सोम अपने पापा से बचपन में डरता था। उसी डर के कारण उसने मंडप में वाणी के संग फेरे लेकर उसे अपनी जीवन संगिनी बना लिया था, परंतु मन ही मन वह उसे देहाती लड़की ही समझ रहा था। सोम की जीवन शैली के तौर तरीके देख वाणी थोड़ा घबराई थी, परंतु रात के अंधेरे में जब उसका सानिध्य पाकर वह दिल से उसकी हो गई थी। ससुराल में पहले दिन वाणी की नींद जब प्याज लहसुन की तेज गंध से खुली थी तो उसका जी मिचला उठा था। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आई तो डाइनिंग टेबल पर सब लोग उसके नाश्ते पर इंतजार कर रहे थे। देर हो जाने की वजह से वह सकुचा उठी थी। टेबल पर एक प्लेट में अंडे की भुर्जी देखकर वह सकपका गई थी। फिर भी अपने को सामान्य करते हुए अपनी प्लेट में ब्रेड लेकर कुतरने लगी थी। वाणी, यहाँ अंडा भुर्जी ले लो, तुम्हें सोम ने तुम्हारे लिए बनाई है। वह धीमी आवाज़ में बोली, मैं अंडा नहीं खाती हूँ। लेकिन सोम ने तेजी से लपक कर अपनी प्लेट से पूड़ी और भुर्जी का बड़ा सा कोर बनाकर उसके मुंह में रख दिया था। वह घबरा कर तेजी से बाथरूम की तरफ भागी थी। उसे मम्मी जी की आवाज़ पीछे से सुनाई दी थी, सोम, तुम्हें इस तरह ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद 2-3 दिन तक वहाँ रही तो सोम उससे उखड़ा उखड़ा रहा। फिर भी छुट्टियाँ समाप्त हो गई तो वाणी उसके साथ मुंबई आ गई। छोटे शहर की वाणी मुंबई की तेज रफ्तार भरी जिंदगी देखकर सहम गई थी। वह हर काम सोम की इच्छा अनुसार करने के चक्कर में सब उल्टा पुल्टा कर बैठती। एक दिन शाम को सोम घर आते ही बोला, तैयार हो जाओ, आज मेरी शादी की पार्टी है जिसमें मेरे कुछ खास दोस्त होंगे, जरा ढंग से तैयार होना। वाणी सोम के साथ आज पहली बार घर के बाहर पार्टी में जा रही थी। इस वजह से वह खुश मन से सज धज कर तैयार हुई तो सोम बुरा सा मुंह बनाकर बोला, यह क्या गवारों की तरह साड़ी पहन ली है, कुछ वेस्टर्न पहनती। पार्टी में उसके दोस्त रुचिन और भुवन तो उसकी सुंदरता पर मर मिटे थे। रुचिन ने हेलो करने को हाथ पकड़ा तो पकड़े ही रह गया। उसने जबरदस्ती खींचकर अपना हाथ छुड़ाया। भुवन नशे में धुत था। वह उसे खींचकर डांस फ्लोर पर ले जा रहा था। उसके मना करते ही सोम सबके सामने नाराज होकर बोला, तुम में तो मैनर्स का कखरा भी नहीं पड़ा है, डांस कर लोगी तो क्या हो जाएगा। वाणी की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कोने में जाकर बैठ गई थी। वहाँ भुवन की पत्नी निशा बैठी हुई थी। उसको इस तरह की पार्टियां पसंद नहीं थी। सोम के 7-8 दोस्तों और उनकी पत्नियों ने भी जी भरकर बोतलें खाली की। फिर किसी को होश नहीं रहा कि कौन किसकी बाहों में थिरक रहा है। सब नशे में डूबे हुए थे। उसे यह सब बहुत अटपटा लग रहा था।
सोम को नशे में धुत देख वह परेशान हो उठी थी। वाणी ने उस दिन से इस तरह की पार्टियों में ना जाने की कसम खा ली थी। जल्दी ही वाणी के पैर भारी हो गए, उसकी तबीयत ढीली रहने लगी, लेकिन दोनों के संबंध सामान्य नहीं हो पाए। सोम उस पर हावी होता गया। वह झगड़े से बचने के लिए चुप रह जाती। कभी कभी पीने वाला सोम अक्सर पीकर आने लगा था। उसकी खराब तबीयत के बारे में सुनकर उसके अम्मा बाबूजी आकर उसको अपने साथ ले गए। वहाँ कुहू के पैदा होने पर सोम आया और बेटी को लाड़ दिखाकर चला गया। वह सोचती थी कि मेरी प्यारी सी बेटी हम दोनों के रिश्ते सामान्य कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोम की मम्मी जी और पापा जी विदेश में थे। थोड़े दिनों के बाद वह सोम के साथ फिर से मुंबई आ गई। वहाँ नन्ही सी कुहू की देखभाल में उसका समय बीतने लगा। उसकी सहायता के लिए एक आया लीला को रख लिया गया। एक दिन सुबह ऑफिस जाते हुए सोम बोला, शाम को 6 बजे तैयार रहना, आज रुचिर की मैरिज एनिवर्सरी है, उसने तुम्हें लेकर आने को कहा है। यह कहकर वह ऑफिस चला गया, लेकिन वाणी के लिए वहां जाना मुमकिन नहीं था क्योंकि कुहू को बुखार था। फिर उसे शुरू से ही सोम के दोस्त पसंद नहीं थे, पीना, डांस करना और आपस में भद्दे भद्दे मजाक करना। पीने पिलाने वाली पार्टियों से तो वह कोसों दूर रहना चाहती थी। शाम 7 बजे आते ही सोम घुड़क कर बोला, तुम्हारे कान बंद रहते हैं क्या? सुबह मैं तुमसे कुछ कहकर गया था, अभी तक तुम तैयार क्यों नहीं हुई हो? मैं नहीं जा पाऊंगी, कुहू को बुखार है। सोम नाराज होकर पैर पटकता हुआ घर से चला गया। लेकिन पार्टी में अकेले जाने के कारण सोम दोस्तों से हाय हेलो करने के बाद एक पैग लेकर कोने की टेबल पर चुपचाप बैठ गया। उस पर अभी नशे का सुरूर चढ़ा भी नहीं था कि एक सुंदर महिला पर उसकी निगाह पड़ी। वह कुछ क्षणों तक उसको अपलक निहारता रह गया। सोम की निगाहें उस महिला से एक क्षण को मिल गई तो उसने एक घूंट में ही एक बड़ा पैक खाली कर दिया। वह महिला भी अकेली बैठी सोम की ओर देख रही थी। अचानक वह तेजी से उठी और उसके पास आकर कुर्सी पर बैठते हुए बोली, हाय हैंडसम, माई सेल्फ नैना। उसकी सुंदरता में खोए सोम को सब सपना सा लग रहा था, लेकिन वह भी बोला, हेलो माई सेल्फ सोम। दोनों में दोस्ती होते देर ना लगी। सोम उसकी सुंदरता पर मर मिटा था तो नैना सोम की स्मार्टनेस और जवानी पर। उन दोनों ने बेखौफ ड्रिंक और डांस का अच्छी तरह आनंद लिया। फ़ोन नंबर का आदान प्रदान हुआ और शुरू हो गया दोनों का मिलना जुलना। सोम सब कुछ भूलकर नैना के प्यार में खो गया। वह मीटिंग और अधिक काम के बहाने घर देर से पहुंचने लगा। दोनों के बीच जिस्मानी रिश्ते बन चुके थे, इसलिए सोम उसके नशे में डूबा रहता। दोनों अक्सर साथ में लंच करते तो कभी पिक्चर, कभी थिएटर, कभी मॉल में घूमते। वाणी को पति के आचरण पर शक होने लगा था। वह कभी कभी उसके फ़ोन कॉल और SMS चेक करती, परंतु चौकन्ना सोम पत्नी के लिए कोई निशान नहीं छोड़ता था। एक दिन शाम को अचानक सोम बोला, वाणी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ न्यूयॉर्क से एक डेलीगेशन आया है, उनके साथ मेरी मीटिंग है, मुझे वहाँ 2-3 दिन लगेंगे। वाणी ने पति को शक की नज़र से देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं, सिर्फ धीमी आवाज़ में बाय कह दिया। बाद में उसने सोम की सेक्रेटरी से पता लगा लिया कि वह छुट्टी लेकर गया हुआ है, तो उसका शक विश्वास में बदल गया। इधर सोम प्लेन की सीट पर बैठते ही नैना के ख्वाबों में खो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वह नैना के सानिध्य के खूबसूरत एहसास को जी रहा था। तभी उसके फ़ोन की घंटी बज उठी थी। उधर नैना थी। वह बोली, डियर, मेरे लिए एकाएक पल काटना मुश्किल हो रहा है, मेरी फ़्लाइट में अभी देर है। सोम ने एहतियातन दोनों की अलग अलग फ़्लाइट बुक कराई थी। वह आने वाले कल के रंगीन सपनों में खोया नैना के साथ बिताने वाले समय की रूपरेखा मन ही मन बना रहा था। वह दिल्ली पहुंचा ही था कि फिर से नैना का फ़ोन आ गया। डियर, तुम कहाँ तक पहुँचे? मैं दिल्ली पहुँच गया हूँ। जब तुम्हारी फ़्लाइट पहुँचेगी मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतज़ार करता हुआ मिलूँगा। तुम बहुत अच्छे हो। तुम मुझे यूज़ करके फिर अपनी बीवी के आंचल में तो नहीं लौट जाओगे? नहीं। नेटवर्क की प्रॉब्लम के चलते फ़ोन कट चुका था, लेकिन नैना के नशे में डूबे सोम ने वाणी से तलाक लेने का मन बना लिया था। वह सोच रहा था कि दिल्ली से लौटते ही वह अपने वकील से कागज़ तैयार करवा लेगा। नैना को लेने वह एयरपोर्ट पर पहुंचा। उसके हाथ में एक बड़ा सा बुके था। आज वह अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहा था। यहाँ पर केवल वह होगा और उसकी नैना। आज तो नैना शॉर्ट स्कर्ट और टॉप पहनकर आई थी। सोम उत्तेजनावश उसको निहारता ही रह गया। नैना ने पास आते ही उसे अपने आलिंगन में जकड़ लिया।
रात में जिस 5 स्टार होटल में वे ठहरे थे उसके विशेष कक्ष में दोनों ने डिनर लिया। तभी नैना ने अपने पर्स में से एक सुंदर सा ब्रेसलेट निकालकर सोम की कलाई में पहना दिया। डियर सोम, यह ब्रेसलेट मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। यह हर समय तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। ब्रेसलेट पहन सोम अचकचा उठा। उसे भी तो नैना के लिए कोई महंगा गिफ्ट खरीदना पड़ेगा। यह मस्ती तो उस पर भारी पड़ रही थी। रात में नैना उसको एक नाइट क्लब में ले गई। यह उसके लिए नया अनुभव था। शायद नैना इन पार्टियों और क्लबों की अभ्यस्त थी। वहाँ सहजता से वह एक के बाद एक पैक चढ़ा रही थी, साथ ही सोम को भी पिला रही थी। दोनों मदहोशी में थे और गहरे नशे में डूब चुके थे। होटल में लौटने पर सोम अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था कि नैना उसके हाथ से फ़ोन खींचकर बोली, तुम भी खूब हो। मुझ जैसी हसीना के बजाय फ़ोन से खेल रहे हो। फिर वह उसके और करीब खिसक कर बोली, मुझे एक लंबे इंतज़ार के बाद तुम जैसा साथी मिला है। तुम अपनी बीवी से कब तलाक लोगे? बहुत हो गई लुका छिपी। अब तुमसे दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। नैना, यह बताओ कि आज तक तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं आया? नहीं यार, मैं सिंगल हूँ। तुम्हें देखते ही मुझे जाने क्या हो गया। मैं तुम्हारे प्यार में पड़कर सारी दुनिया भूल गई। दिन भर तुम्हारे ख्वाबों में खोई रहती हूँ। ऑफिस के काम में भी मेरा मन नहीं लगता। यह सब कहते कहते उसने सोम के होठों पर अपने दहकते हुए होठ रख दिए। फिर दोनों बेसुध होकर सो गए। सुबह सोम के पास ऑफिस से ज़रूरी मीटिंग के लिए फ़ोन आ गया। वह जाना नहीं चाहता था क्योंकि अभी नैना के साथ और समय बिताना चाह रहा था, लेकिन उसका लौटना ज़रूरी था। इसलिए वह नैना से बोला, नैना, मुझे ऑफिस की मीटिंग की वजह से आज ही मुंबई पहुंचना होगा। ठीक है, तुम चले जाओ, मैं 2 दिन बाद पहुंचूंगी। सोम फ्लाइट से अगले दिन सुबह जब घर पहुंचा तो नैना को छोड़कर आने की वजह से खिसखिसाया हुआ था। फिर जब ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, वाणी किचन में गई। उसने चाय नाश्ता बनाया और डाइनिंग टेबल पर रख दिया। सोम हड़बड़ाता हुआ कमरे से निकला तो कप में चाय देखते ही चिल्लाया, बदतमीज़ औरत, जब तुझे पता है कि मैं इस तरह की चाय नहीं पीता तो क्यों बनाकर रख देती हो? और गुस्से में चाय का कप और नाश्ता दोनों को उठाकर ज़मीन में फेंक दिया। वाणी किचन से बाहर आई और सोम से बोली, सोम, मैं आपकी पसंद पर पॉट वाली चाय बना कर लाती हूँ। प्लीज़ रुक जाइए। घर से इस तरह चाय नाश्ते के बिना मत जाइए। सोम ने वाणी को सामने से हटाने के लिए धक्का दिया और बिना पीछे देखे गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। वाणी ज़मीन पर गिर गई और टेबल का कोना माथे पर चुभ जाने से उसके माथे से खून बह निकला। कुछ पलों के लिए वह बेहोश हो गई। फिर होश आने पर उसने चोट पर दवाई लगाई और लेट कर अपने जीवन के बारे में सोचने लगी। वह कब तक इस तरह से अपमानित होकर जीती रहेगी? उसे अपने भविष्य के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा। सोम उस पर हाथ भी उठाने लगे हैं। वह किस तरह से सोम को सही रास्ते पर लाए? तभी उसका मोबाइल बज उठा। उधर उसकी सासू माँ सरिता जी थी। कैसी हो वाणी? मैं ठीक हूँ। मेरे नालायक बेटे का क्या हाल है? वे भी ठीक है। तेरा ख्याल रखता है मेरा अकड़ू बेटा? जी मम्मी जी। उसे बता देना मैं उसे याद कर रही थी। उनकी बात यहीं खत्म हो गई, पर मम्मी जी के अकड़ू शब्द ने वाणी की चेतना को जगा दिया। उसने नेट पर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को ढूंढ व उससे संपर्क कर सोम और उस महिला मित्र के विषय में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए कहा। उसके लिए उसने मुंह मांगी फीस भी दी। उसके बाद उसने अपना सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर लिया। शाम को जब सोम आया तो सारे घर में अंधेरा देखकर उसका माथा ठनका। फिर वाणी को गेस्ट रूम में देखा तो बोला, यह सब क्या नाटक है जो देख रहे हो? जल्दी ही मैं अपनी व्यवस्था कर लूँगी, फिर यहाँ से हमेशा के लिए आपकी नज़रों से दूर हो जाऊँगी। अपनी सुबह की गलती का एहसास होते ही उसने वाणी से आज पहली बार माफ़ी मांगकर समझौता करना चाहा, लेकिन वाणी बोली, देखिए सोम, आपका जीने का ढंग मुझे पसंद नहीं और मेरी स्टाइल आपको पसंद नहीं, इसलिए अच्छा यही है कि हम दोनों अलग हो जाए। मन ही मन खुश होता हुआ सोम बोला, वाणी, तुमसे सॉरी बोल तो दिया, अब मान भी जाओ। सोम, आज आपने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। यदि कुहू गोद में ना होती तो मैं बहुत पहले आपका घर छोड़ चुकी होती। कुहू की ममता के कारण ही इस समय तक मैं आपका अत्याचार झेलती रही। बहुत दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, मुझसे जवान लड़ाती हो। सोम, आज आखिरी बार मैं आपसे कह रही हूँ कि तमीज़ से बात करो, नहीं तो मैं क्या करूँगी इसका आपको अनुमान भी नहीं है।
मुझे कमज़ोर मत समझिएगा। इतने दिन मैं चुप और शांत इसलिए रही कि शायद आप सुधर जाओगे, लेकिन आपने ना तो सुधरने की कसम खा रखी है। वाणी का कड़ा रुख देख सोम चुपचाप अपने कमरे में चला गया, परंतु उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। दोनों में बोलचाल बंद थी। घर में शांति छा गई थी। वाणी को सीक्रेट सर्विस वालों की रिपोर्ट का इंतज़ार था। वह जब उसे मिली तो उसका शक सही निकला था। उन लोगों ने सोम और नैना के रिश्तों की बात की सच्चाई बताई। साथ ही नैना के अन्य संबंधों की सीढ़ी उसको देकर गए। अब वह आश्वस्त थी कि अपने और सोम के रिश्ते को या तो बचा लेगी या तो तोड़ लेगी। तभी मम्मी जी का फ़ोन आ गया कि पापा को हार्ट अटैक पड़ा है, इसलिए तुम दोनों तुरंत आओ। सोम और वह दोनों तुरंत वहां पहुंच गए थे। पापा जी 1 हफ्ते नर्सिंग होम में रहने के बाद डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे। सोम के पिता महेंद्र जी बहुत जल्दी स्वस्थ हो गए। नैना के नशे में डूबा सोम वाणी को वहीं छोड़ मुंबई चला गया। वाणी के उतरे हुए चेहरे और गुमसुम रहने से सरिता जी का माथा ठनका। उन्होंने पूछा, वाणी तुम्हारे और सोम के बीच सब ठीक तो है ना? जी मम्मी जी। सोम तो तुम्हें फ़ोन भी नहीं करता। वे काम में बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए नहीं कर पाए होंगे। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, सच सच बताओ। मैं अपने बेटे के स्वभाव को अच्छी तरह जानती हूँ। अब वाणी अपने को रोक ना पाई तो एकदम से उबल पड़ी। मम्मी जी, मैं सोम से तलाक लेना चाहती हूँ। मैं उनके साथ अब नहीं निभा सकती। क्या बात है? प्लीज़ आप पापा जी से कुछ मत कहिएगा। अभी उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है। वाणी ने सीक्रेट सर्विस वालों द्वारा दी हुई सीडी उनके हाथ में रख दी और फूट फूट कर रो पड़ी। सरिता जी ने वाणी के आंसू पोंछे और बोली, तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी समस्या का समाधान मैं करूँगी। सरिता जी ने आहत मन से उस सीढ़ी को देखा। वे वाणी से बोली, बेटी, जैसे शरीर में कोई रोग या बीमारी हो जाने पर उसका इलाज करने के लिए कड़वी दवा पीनी पड़ती है, वैसे ही यदि सोम के कदम बहक गए हैं तो हम सबको मिलकर उसे सही रास्ते पर लाना होगा। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मेरा विश्वास है कि सोम बहुत जल्दी तुम्हारे पास होगा। बस थोड़ा धीरज रखो। उन्होंने वाणी को इंग्लिश स्पीकिंग और व्यक्तित्व विकास की क्लासेस ज्वाइन करवा दी। सुंदर तो वह थे ही, अब उसका व्यक्तित्व और भी निखर उठा क्योंकि उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था। सरिता जी वाणी के बदले हुए व्यक्तित्व से बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद वे बेटे के घर अकेले पहुंच गई। घर पर नैना की यहाँ वहाँ बिखरी चीज़ें देख वे सोम से बोली, बेटा, यहाँ तुम्हारे साथ कौन रहता है? सक पकाया सा सोम बोला, कोई नहीं मॉम, मेरी एक दोस्त किसी मीटिंग में यहाँ आई है, उसी का सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है। 3-4 दिनों से वह यहाँ है, आज उसे जाना है। साफ शब्दों में क्यों नहीं कहते कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ रह रही है। वैसे बेटा, यह तुमने बहुत अच्छा किया कि अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लिया, लेकिन तुम्हें पार्टनर बड़ी जल्दी से मिल गई। अभी तो वाणी को गए 2 महीने भी नहीं हुए। चलो, मेरी चिंता समाप्त हुई। मैं सोचती थी कि मेरा इतना मॉडर्न बेटा कैसे उस देहाती लड़की के साथ गुजर कर रहा होगा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वाणी के साथ रहना तो वास्तव में बहुत मुश्किल है। पक्की घरेलू और देहाती लड़की है। मैं तो उसके साथ खून का घूंट पीकर रहता हूँ। तो ठीक है, तुम मुझसे तलाक ले लो। हाँ, मैं मन ही मन यही सोचा तो था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी। अब आप मेरे फेवर में हैं तो कल ही मैं वकील से मिलकर बात करूँगा। लेकिन मोम, आप पापा के सामने अपने कदम पीछे तो नहीं कर लेंगी? मुझे पापा से बहुत डर लगता है। हाँ, तुम्हारे पापा को समझाना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वाणी ने उन पर ना जाने कौन सा जादू कर रखा है। वे तो दिन रात उसकी तारीफ करते हैं। चलो देखती हूँ, लेकिन अपने दोस्त से कब मिलवाओगे? शुभ काम में देरी कैसी डियर मोम? मैंने तो उसे ना आने के लिए मैसेज कर दिया था, पर अब उसे आने के लिए बोल देता हूँ। यह सब तो ठीक है, लेकिन वाणी को आदर्श हिंदू लड़की है। वह तो मरते दम तक तुम्हें तलाक नहीं देगी और साथ में तुम्हारी बेटी क्योहू का जीवन संकट में पड़ जाएगा। मॉम, आज नैना बिजी है इसलिए वह नहीं आएगी। रात में वह कहाँ बिजी रहती है? मुझे क्या मालूम, किसी क्लाइंट के साथ उसकी मीटिंग होगी। हम लोग पर्सनल बातें आपस में डिस्कस नहीं करते। फिर तो वह अमीर लड़की होगी। चलो अच्छा है, तुम्हारी नौकरी चली गई तो वह तुम्हारा खर्च उठा लेगी। मॉम, आप तो ना जाने क्या कहना चाह रही हैं। देखो सोम, जब किसी ऐसे काम को करने जा रहे हो जिसका फैसला कोई दूसरा करने वाला हो तो उसके नकारात्मक पहलू पर भी विचार करना चाहिए। जरा वह ब्रेसलेट ले आओ। सोम ने ब्रेसलेट लाकर सरिता जी की हथेली पर रखा। उन्होंने ब्रेसलेट को उलट पुलट कर कहा और यहाँ वहाँ जरा सा घिस कर देखा। फिर बोली, इस ब्रेसलेट पर तो सोने की पॉलिश भी नहीं है। इसकी कीमत तो लगभग 100 होगी।
चलो इसको ज्वेलर के यहाँ परखवा लेते हैं। छोड़ो मोम, नैना ने शायद मुझ पर इम्प्रेशन जमाने के लिए नकली ब्रेसलेट दिया होगा। मेरे लाल, असली नकली को पहचानना सीखो। कब तक नकली तड़क भड़क के पीछे भागते रहोगे? आपने तो ज़रा सी बात का पतंगड़ बना लिया। दोस्तों के बीच तो यह सब चलता ही रहता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब छोड़ो भी ये सब बातें, जरा यह सीडी वीडियो प्लेयर में लगा दो। आते समय तेरे पापा ने यह कहकर दी थी कि इस सीडी को अपने लायक बेटी के साथ ही बैठकर देखना। जरा देखो तो इस सीडी में ऐसा क्या है। सोम ने सीडी चालू की। टीवी में सबसे पहले नैना का फोटो उसके पूर्व पति के साथ था, जिसमें वह साधारण परिवार की वेशभूषा में थी। उसका पति कोई क्लर्क था। उसे छोड़कर नैना ने दूसरे व्यक्ति से ब्याह रचाया था। उसका भी फोटो था। उसे छोड़ने के बाद किसी अधेड़ रईस के साथ रहने लगी थी। वह उसके पैसों पर ऐश करती रही। जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, उसको पैरालिसिस हो गया, तो उसको छोड़कर अब इधर उधर स्मार्ट रईस लड़कों के साथ रोमांस का नाटक करके उन्हें लूट रही थी। नाइट क्लब के भी कई वीडियो थे जिसमें वह अलग अलग लड़कों के साथ अश्लील नृत्य कर रही थी। सोम ने माँ के हाथ से रिमोट लेकर टीवी बंद कर दिया। वह गुमसुम हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। मोम में भटक गया था। असली हीरे को छोड़ मैं नकली की चमक धमक में भटक गया था। मैं वाणी का गुनहगार हूँ। मुझे उससे माफ़ी मांगनी है, कहीं देर ना हो जाए। वह सोच रही थी कि माँ के इस कदम ने उसकी टूटती शादी को बचा लिया था। तभी सोम के दोस्त रुचिर और भुवन के सम्मिलित स्वर से उसकी तंद्रा टूटी। थैंक्स भाभी, आपके बड़े रुख के कारण सोम ने हम सबके सामने शर्त रख दी थी, या दोस्ती या ड्रिंक। ड्रिंक पर दोस्ती भारी पड़ी।